नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद की शुरुआत करूं और चर्चा किस विषय पे करूंगा वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज शाम 6 बजे दिल्ली हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत सबूतों के साथ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। शाम 6 बजे वो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाएंगे जो जहांगीरपुरी दिल्ली में जो हुआ उसके पूरे सच को आपके सामने रख देगा। दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। शाम 6 बजे ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स। शाम 6 बजे आपको ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में दिल्ली हिंसा का सच बताऊं। उससे पहले बात राष्ट्रवाद में हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर जो सियासत हुई, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, किसी को शक नहीं। कहा गया कि मस्जिद में भगवा झंडा लहराया गया, लेकिन पुलिस ने ऐसे झंडा लहराने की बात से साफ इनकार किया। आज फिर से आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। इस बीच मुख्य आरोपी अंसार की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। कहते हैं अंसार कबाड़ी का काम करता है। क्या कबाड़ी का काम है? सोने की मोटी चेन गले में है, BMW पर पैर रखकर फोटो खिंचा रहा है। ऐसा कबाड़ी का काम होता है तो कितने ही लोग इस देश में ऐसे होंगे जिनको अपनी नौकरी कबाड़ लगने लगी। क्या एक कबाड़ी इतना धन कुबेर हो सकता है? सवाल उठ रहे हैं कि अंसार के पीछे किसका हाथ है कि इतना पैसा आया, कहां से इसके पास इतना पैसा आता है। इस हिंसा मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आज जांच कर रही पुलिस टीम पर ही पथराव हो गया। पथराव में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि कुछ बाहरी लोग भी हिंसा में शामिल थे। जिस इलाके में हिंसा हुई वहां रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए मुसलमानों की संख्या ज्यादा बताई जा रही। इस हिंसा से इनका क्या कनेक्शन है यह भी आज आपको शाम 6 बजे बताऊंगा। फिलहाल पुलिस पर पूरे मामले की जो तहकीकात कर रही है उसकी एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दे रहे हैं। 16 अप्रैल को जिस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी में हमला हुआ, ठीक उसी वक्त सोनिया गांधी समेत विपक्ष के 13 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखकर सामूहिक बयान जारी किया था। विपक्षी नेताओं ने क्या कहा कि देश में जो हिंसा हो रही है उस पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इसे जहरीली विचारधारा कहा और संकल्प लिया कि वो ध्रुवीकरण कर समाज को बांटने वाली सोच को पनपने नहीं देंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि खान पान, पहनावा, आस्था जैसे मुद्दों का इस्तेमाल समाज को बांटने और ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है और जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है। किस मामले में बचाया भाई? धर्म संसद में बोला उनके पर कार्रवाई हुई, दूसरे संत ने बोला उस पर कार्रवाई हुई। किसको छोड़ा गया है? लेकिन पत्थरबाजों को क्यों बचाया जाता है वो इस चिट्ठी में नहीं लिखा गया। विपक्षी नेताओं की चिट्ठी का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी और कांग्रेस से कई सवाल पूछे। नड्डा ने पूछा कि जब आप वोट बैंक की राजनीति की बात करते हो तब करौली दंगे को कैसे भूल जाते हो। इतना ही नड्डा ने कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने जब हिंदू साधुओं पर गोली चलवाई उस बात की याद दिलाई, तो राजीव गांधी के पेड़ गिरता है धरती हिलती वाले बयान की भी याद दिलाई। जेपी नड्डा ने यूपीए राज में हुए एक एक दंगे का जिक्र कर सवाल पूछा कि यूपीए राज में क्या हुआ था। सुनिए एक बार। कांग्रेस पार्टी बहुत आजकल ये आर्टिकल्स लिखकर सोनिया गांधी जी, राहुल जी ट्वीट करके इन्होंने भारत को समझा नहीं और इन्होंने भारत को जाना नहीं। क्या इनको खुद मालूम है कि नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में और राजीव जी के ज़माने में 887 राइट्स हैव टेकन प्लेस। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके ज़माने की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेहरू जी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव जी। 887 राइट्स हुए हैं। व्हाट आंसर दे हैव टू गिव अबाउट दैट? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट, ये इतने सालों तक किन लोगों ने किया है और किन लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रूल करने का प्रयास किया है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है ये बड़े ईमानदारी से जनता के प्रति समर्पित है और कार्य कर रही है, तो इसलिए
नैरेटिव को बदला कैसे जाए, कैसे समाज में फूट डाली जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे सौहार्द बिगाड़ा जाए, कैसे चयनात्मक राजनीति करी जाए, इसका वो आसरा लेते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि खोटी अपील, खोटी नीयत, खोटी कांग्रेस और खोटा विपक्ष। सब खोटे हैं गौरव भाटिया, पर देश में सरकार तो आपकी है। इन दंगों को रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है। दिल्ली में पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी जब ये पत्थर जुटाए जा रहे? दिल्ली पुलिस ने ये हिंसा ना हो इसको रोकने के लिए क्या किया? उसके पास क्या इनपुट था? उसने ड्रोन उड़ाकर पत्थरों को चेक किया। जहांगीरपुर के इलाके में माहौल बिगड़ सकता है, इसका शक किसी उनको नहीं था। विपक्ष पर सवाल उठाने के साथ गौरव भाटिया कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले अपने आप से भी पूछिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या देश में जो दंगे की सीरीज चल रही है, यह नरेंद्र मोदी को रोकने का नया हथियार है? हिंसा फैलाकर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे मोदी को रोका जा सके। 2024 में राजस्थान के करौली से दंगा शुरू हुआ, वहां कांग्रेस का राज है। मुख्य आरोपी 2 अप्रैल से लेकर अब तक फरार है। सवाल पूछने वाली कांग्रेस राज में आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ रामनवमी को मध्य प्रदेश और गुजरात में भी दंगे हुए। वहां की सरकारों ने आरोपियों के घर पर तो बुलडोजर चलवाकर सबक सिखाने की कोशिश की। अब इन दंगाइयों के बचाव में जमीयत उलमाए हिंद आ गया। आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों भाई? अगर गुनाह किया है तो सजा मिलेगी, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद को आरोपियों पर कार्रवाई से परेशानी हो रही। इस बीच दंगों की साजिश रचने वाला पीएफआई दिल्ली हिंसा के आरोपियों का केस लड़ने का ऐलान कर रहा है। मतलब दंगा कराओ, फिर कानूनी लड़ाई लड़कर आरोपियों को बचाओ। क्या यही चल रहा है? आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको यह बताते हैं कि दिल्ली में हुई हिंसा पर कैसे झूठ का सहारा भी लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर कैसे सियासत भी हो रही है, एक रिपोर्ट देख लीजिए जल्दी से। मोस्टली सभी के हाथों वहाँ पे तलवारें और डंडे, हॉकी या फिर जो पतली पतली होती हैं तलवार टाइप की, वो हथियार सभी के हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी के हाथ में कुछ नहीं था तो पत्थर था, कांच की बोतल थी। में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे ऑल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा कराती है। वरना ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी शोभा यात्रा कराती है तो वहां पे कोई दंगा नहीं होता? दिल्ली में जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसको केस लड़ने का काम दिल्ली सरकार के ही भेजे हुए एडवोकेट्स का है, जिसके बल पे जो आतंकी हैं, जो दंगाई हैं, वो इस तरह के इशारे करते हैं। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में मोदी को रोकने के लिए दिल्ली हिंसा की साजिश हुई क्या? दिल्ली दहलाने वाले ये बाहरी कौन हैं? हिंसा के कितने किरदार हैं? कहां तक जुड़े हैं तार? क्या बुलडोजर बचाएगा हिंदुस्तान को? चर्चा करने के लिए रोहित चहल, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। योगी देवनाथ, इंचार्ज हैं हिंदू युवा वाहिनी गुजरात के, हमारे साथ हैं। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर अली जो वकील हैं वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित चहल साहब, दिल्ली में जो पुलिस है वो आपके अंतर्गत आती है। वहां से 3-3 प्रोसेशन निकले।
क्या दिल्ली पुलिस को एक बार भी नहीं लगा कि चेक करना चाहिए वहां क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई इनपुट था, नहीं था? ड्रोन उड़ाकर पत्थरों को चेक किया जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो भी तब जब देश में माहौल बिगड़ा हुआ था? पुलिस को सारी चीजें करनी चाहिए थी। मुझे लगता है पुलिस ने काफी हद तक वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए भी थे, उनके सामने जिस तरीके से हमारे पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाई गई और पुलिस वाले भी घायल हुए, इसमें वो भी सबके सामने है। और जिस प्रकार से अगर पुलिस जब इनके ऊपर कार्रवाई करती है, दंगाइयों को कार्रवाई करती है, सुशांत जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी। सुशांत जी, जिस प्रकार से जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो हमने देखा जब बाटला हाउस के अंदर एनकाउंटर करते हैं, इनका आतंकवादियों का एनकाउंटर होता है तो कौन रोता है रात को? सोनिया जी रात को रोती है, सोनिया जी को नींद नहीं आती। किस प्रकार से छाती पीटने लगते हैं दंगाइयों के ऊपर जब कार्रवाई होती है। जब उनके ऊपर चार्जशीट की जाती है तो 3 साल तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के ऊपर साइन नहीं करते, उनके कानून मंत्री। इस तरीके से हमने देखा। तो कहीं ना कहीं अगर यही बात अगर देखा जाए, इस पर राजनीति इस प्रकार से हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। मैं अपने दिल्ली के मालिक अपने सर जी केजरीवाल जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं ये मान लूं कि ये सब नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, इस स्क्रिप्ट की तोड़ क्या है, काट क्या है आपके पास? दिल्ली में इससे पहले दंगा हुआ, आप नहीं रोक पाए। दिल्ली में इस बार हुआ, आप नहीं रोक पाए। आप क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। सोनिया गांधी किस पे रोती हैं? देश जान चुका है, उसको बार बार रिपीट करके कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं ये देश को पता है। आप मुझे बताइए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए सुशांत जी, जहां तक आपने कहा, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज पूरे विश्व के अंदर एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रहा है। और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आज विपक्ष को है। किस प्रकार से हमने देखा, चाहे यूक्रेन का विषय हो, चाहे हमने देखा वैक्सीन का विषय हो, चाहे हमने देखा आज पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। तो उसी से विपक्ष को दिक्कत है। 4 राज्यों के अंदर जब चुनाव होते हैं तो जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो इसीलिए विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ किस प्रकार से देश की तरक्की जो डेवलपमेंट आज हो रही है मोदी जी ने, उसको रोका जाए। सोनिया जी इस प्रकार से लेटर लिख रही कर रही है। देखिए इनको रोकने का काम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर भी चला, चाहे वो गुजरात की बात है। लेकिन करौली की जहां तक बात आती है, करौली के अंदर जो कांग्रेस के मकबूल है। अभी करौली मत जाइए, अभी दिल्ली पे रहिए। मैं दिल्ली पे शो कर रहा हूं। मुझे बताइए दिल्ली में इसका मतलब अमित शाह फेल है? योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला पा रहे हैं, अमित शाह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। सुशांत जी मुझे एक पूरा क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा सुशांत जी आपको। नहीं, मैं क्रोनोलॉजी क्या समझूं सर? मैं तो मान गया आपकी क्रोनोलॉजी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ये बताए आपका लिवर सड़ गया, आपका हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी खराब हो गई है, आपकी आंखें ठीक नहीं है, आपके फेफड़े जो है वो बोल चुके, सब सुन लिया मैंने। ये कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा है पहले ये तो बताइए। सुशांत जी अगर दिल्ली की बात करें, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए आपको याद होगा, तो किसके नेता सामने और उनके ऊपर कार्रवाई की गई? किसी को क्या कार्रवाई की? आप दिल्ली में, दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि कोर्ट में रोज उसको लात पड़ती है, झाड़ पड़ती है। नहीं सुशांत जी, देखिए पुलिस अपना जो काम कर रहा है, जो भी सबूत है वो पुलिस उसको बोलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जब ताहिर हुसैन जैसा जो अपराधी है उसको भी जेल में डालने का काम करते हैं, वो कुछ पार्टी का आता है। ये अंसार जो है वो किस पार्टी का है? वो आम आदमी पार्टी का है। ये फोटो अपने आप में बताने के लिए अवधेश जी एक दो प्रश्न है इसमें। नहीं रोहित चहल जी, आप नहीं, ये बीजेपी ये कितने दिन ये कार्ड खेलेगी सर कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, बाकी सब बेकार है, हम ही अच्छे हैं? पब्लिक किसके पास जाए मुझे ये बताइए। हर बार आप लोग ये निकाल कर ले आते हैं सब बेकार है, सब बेकार हैं, आप बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे मान लिया, लेकिन जब ये पत्थर चलता है, जब लोगों को गोली लगती है, किसी का बच्चा घायल होता है तो कहां जाएंगे? अवधेश कुमार जी मुझे ये बताइए, क्या ये नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हो रहा है 2024 से? और अगर हो रहा है तो बीजेपी क्या कर रही है फिर? निश्चित रूप से इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर दिल्ली के आप पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो इसके पीछे स्पष्ट सुनियोजित साजिश नजर आती है। और ये अगर साजिश है तो यहाँ की कानून और व्यवस्था चूंकि भाजपा के हाथ में है, तो जाहिर है कि उसको बदनाम करने, उसके लिए समस्या खड़ा करने, या 2020 में जो दंगे हुए थे उसकी पुनरावृत्ति की कोशिश थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब लंबे समय से इस देश में खुफिया इनपुट है कि धार्मिक आयोजनों पर, धर्म स्थलों पर, प्रमुख धार्मिक नेताओं पर हमले हो सकते हैं, जिहादी जुनूनी आतंकवादी और बड़े जो मजहबी जुनूनी है वो हमले की साजिश रच रहे हैं, तो जब प्रोसेशन की बाजाबता परमिशन ली गई थी, उसके रूट तय थे, सब कुछ हो गए थे, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी थी, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने किसके जिम्मे थी? इसमें गृह मंत्री को मैं फेल्योर नहीं मानता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। दिल्ली पुलिस के कारण
उन दंगाइयों को, देश को आग में झोंकने की साजिश रखने वालों को अवसर मिल गया और उन्होंने योजना बना करके बैठकें की है। तो साफ आ रहा है ना कि कई दिनों से बैठकें हो रही थी, कांच के बोतल जुटाए जा रहे थे, पत्थर जुटाए जा रहे थे, जूम पे कॉल करो, जूम पे लोग इकट्ठे हो रहे थे और ये सूचना पुलिस को कैसे नहीं थी? तो जाहिर है जो कुछ हुआ है वो तो पुलिस का फेलियर है ही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कौन लोग हैं जिनको हर वर्ष निकलने वाला सामान्य धार्मिक शोभा यात्रा सहन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर आऊंगा। असगर अली साहब, मुझे ये बताइए, क्या देश के मुसलमान का इस्तेमाल हो रहा है नरेंद्र मोदी को 2024 में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए? असगर अली, देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं बोल रहा हूं जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई भी किसी तरह भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो ये कौन लोग हैं, और ये कौन लोग हैं, इस बात की तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि जो मासूम लोग प्रोसेशन निकालते हैं शोभा यात्रा पर, रामनवमी पर या किसी भी धार्मिक किसी मौके पर, उनके हाथों में बेसबाल कौन देता है, उनके हाथों में तलवारें कौन देता है, उनको नारे लगाने के लिए मस्जिद पे के सामने कौन कहता है, वो कौन लोग हैं जो उनको उकसाते हैं कि मस्जिद के मीनार पे चढ़ के झंडा लहरा दो? ये कौन लोग हैं जो आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं? पर आपत्ति है। अगर बीजेपी नहीं, असगर अली जी, नहीं, आपकी दो बातें गड़बड़ हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं बीच में। देखिए, जब आप बात करने लगते हैं शोभा यात्रा निकलती है, असगर अली जी मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के मेरा प्रश्न सुन लीजिए, असगर अली जी मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात को पूरा होने का मौका दूंगा, लेकिन 2 पॉइंट पर मुझे ऐतराज है। आप कह रहे हैं अगर शोभा यात्रा निकलती है उसमें तलवार कहां से आती है? अरे भाई, वो शोभा यात्रा का हिस्सा है तलवार। अगर वो चलाने के लिए होती तो वो लोग पत्थर थोड़ी खा रहे होते सर, वो चला रहे होते ना। नहीं है, नहीं, बेसबाल उसका हिस्सा नहीं है। कैसे नहीं है? आपके मुहर्रम में तलवार लेके चलते हैं कि नहीं है? मुहर्रम में तलवार लेके चलते हैं कि नहीं है? कर्नाटक का मुहर्रम में तलवार लेके चलते हैं कि नहीं चलते? 2000 मुसलमानों ने, आप सुन लीजिए बात मेरी, 2000 मुसलमानों ने और हिंदुओं ने साथ मिलकर रोजा खोला, साथ मिलकर रामनवमी का जश्न मनाया, एक दूसरे को पानी पिलाया। आप इस बात को दूसरा रुख भी देखिए ना, ब्रदरहुड की तरफ देखिए, मुसलमानों ने किस तरीके से ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया है। अरे भाई, जो 2000 में रोजा साथ में खोला उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जिनके घर पर पत्थर निकल रहा है, जो पिस्तौल लेकर गोली चला रहे, पुलिस वाला घायल हो गया, मस्जिदों से पत्थर मारे जा रहे हैं, उनसे तो प्रश्न पूछा जाएगा कि उनका कौन इस्तेमाल कर रहा है और वो क्यों यूज होते हैं? स्टेशन का मस्जिद से नहीं, मस्जिद से नहीं। एक तो देखिए, आप अगर आप बात सुनेंगे नहीं, एक तो वो वक्त अगर आप सोचिए, अपनी अकल का इस्तेमाल करिए। लोगों ये रोजे का, रोहित चौहल जी प्लीज, रोहित चौहल जी, बीजेपी तो कुछ बोले नहीं प्लीज, बीजेपी तो कुछ ना बोले, इनसे पानी नहीं चाहिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने क्या किया रोकने के लिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ना बोले, आपने बंगाल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया बंगाल के अंदर लोगों के लिए, आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। रोहित चौहल, बीजेपी सिर्फ लोगों का इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। बीजेपी तो ना बोले प्लीज, प्लीज, आपके लिए लोगों का दर्द सिर्फ आप हथियार बना रहे हैं। मुसलमानी आपने 14 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार किया, फिर 20 लोग हो गए, उनमें से एक भी कोई ऐसा शख्स है जो मुसलमान के अलावा है? दंगा करने वाले सिर्फ मुसलमान है, नारा लगाने वाले सिर्फ मुसलमान है। एक मिनट, असगर अली, तो क्या करें, वहां पे तराजू लेके बैठे हैं, जिसके पास जिसको लेकर वीडियो में तस्वीर आ रही है, आप दिखा दीजिए गोली कौन चला रहा। सोनू चिकना गोली चलाता दिख रहा है, तो किसको अरेस्ट करें? वो काउंटिंग करें कि कितना हिंदू अरेस्ट हुआ, कितना मुसलमान हुआ। यात्रा का हिस्सा है योगी देवनाथ जी, योगी देवनाथ, क्या मसला यहीं से है? योगी देवनाथ जी, मसला यहीं से शुरू होता है। मुसलमान ने क्या किया तो उतना ही आप हिंदू के साथ कीजिए, उतना ही हिंदू अरेस्ट कीजिए, वो सारे तराजू बैलेंस करते रहिए, वरना माना नहीं जाएगा कि कार्रवाई ठीक हो रही है। योगी देवनाथ, सुशांत भाई, देखिए, जैसे ये तलवारों की बात करते, पहले मैं उस बात करता हूँ। तलवार है, भाला है, त्रिशूल है, ये शोभा यात्रा के अंदर ले चलना, ये हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है। ये हम किसी को मारने के लिए नहीं ले जाते, पहली बात तो ये है, ये हमारे प्रतीक होते हैं। बताओ फिर बीच में
जवाब दोनों। असगर अली थोड़ा कोई किसी रुकिए, को मारने के उनका लिए ऑडियो कम कीजिए। बोलिए ये किसी बोलिए। को मारने के लिए नहीं होते, ये हमारे देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं। हम शोभा यात्रा में जाए, कुंभ मेला हो, अन्य कोई भी धार्मिक हमारी प्रोग्राम हो, उसके अंदर हमारे जो देवी देवताओं का ये प्रतीक है, इसके लिए साथ रहते हैं। सुशांत भाई, आपने गुजरात की पुलिस की जो रिपोर्ट पढ़ी हो, मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर ये निकला कि भाई हिंदुओं के ऐसा सबक सिखाओ, ये रामनवमी यात्रा से पांच दिन का पहले का इनका प्रोग्राम, ऐसा सबक सिखाओ जिंदगी में कभी दूसरी बार राम शोभा यात्रा निकाल ना सके। भाई इनके भी हर साल ताजिया निकलते हैं, तो हिंदुओं ने ऐसे कोई प्रोग्राम बनाए क्या? ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, हम पानी पिलाते हैं, फलाना पिलाते हैं, हम ढीका पिलाते हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई ऐसे हमले किए क्या? हिंदुओं ने कोई ऐसा हमला नहीं किया किसी के ऊपर। लेकिन ये अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं इस पर, चूंकि हम लोग लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। एक और तस्वीर आ गई हमारे पास, दिल्ली में जो हिंसा की हुई उसमें जिसने बोतलें सप्लाई की थी, उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया, टांग कर इसको ले जाया जा रहा है। इसी ने हिंसा के लिए बोतल सप्लाई की थी। शेख हमीद ये स्क्रैप डीलर है, और जो कबाड़ था इसके पास, उसका इस्तेमाल हुआ हथियार बनाने के लिए। अब इसको उठा लिया गया है, सुन लीजिए एक बार। आराम से भाई, साइड कर ले राजू, साइड कर ले भैया। मैं लंगड़ा भाई, ऐसा काम नहीं करता। मैं लेवान हूं, मैं लंगड़ा हुआ, मैं लंगड़ा हुआ, मैं ये सब मेरा मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, बोतल सप्लाई करने वाला, पत्थर पहुंचाने वाला, पत्थर चलाने वाला, ये सब कुछ जो है ये स्क्रिप्टेड है 2024 के लिए, ये इत्तेफाकन हो रहा है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चंद बातें आपके व्यूअर के लिए जरूर कहना चाहूंगा सुशांत जी। चूंकि पूरे मुल्क में जिस तरीके की फिजा चल रही है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। चाहे करने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या कोई और शख्स हो, किसी किस्म की भी हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमारे योगी जी ने जो बात अभी कही कि नहीं प्यार बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, आपका पानी नहीं पीना है, क्या यही मोहब्बत है हमारे मुल्क का? क्या यही मोहब्बत है हमारे मुल्क के अंदर में? भाईचारा यही कि हम एक दूसरे का पानी तक न पिए, एक दूसरे के साथ नफरत करें? हम नफरतों को बढ़ावा देने वाले नहीं है, बल्कि हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। जरा योगी जी सुन लीजिए ना, योगी जी सुन लीजिए जरा कि आप हमें तलवार मारो, पत्थर मारो। अरे नहीं योगी जी, योगी जी हम तलवार, ये प्लान योगी जी जबान तो चलाने दीजिए, हम तलवार नहीं चलाना चाहते हैं योगी जी, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हमें जरा मोहब्बत से सुन तो लीजिए योगी जी। कुछ भी नहीं बोले योगी जी, आप सुन तो लीजिए हमें। एक मिनट योगी जी, एक मिनट, अरे महाराज सुन तो लीजिए योगी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे इतना बताइए मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, प्यार बांटने की आप बात कर रहे हैं, जैसा प्यार हिंदुओं को बांटा गया जहांगीरपुरी में, आपको बांटा जाएगा, आपको चलेगा? वो मोहब्बत कबूल है आपको? आपने क्या वही राजस्थान में बंटवाया था? क्या वही झारखंड में राजस्थान में भी बटा है सर? तो वही बिहार में, वही बिहार में मस्जिदों पर भी, बिहार में मस्जिदों पर भी वही बांटा गया, महाराष्ट्र में भी वही बांटने की कोशिश की गई, 13 स्टेट के अंदर में यही कुछ हुआ। और अगर शोभा यात्रा की तलवारें चलाने के लिए होती ना सर, उसका प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, वो मोहब्बत के लिए आपने देखा नहीं? तस्वीरें आपके पास नहीं आई है क्या? मेरे पास सारी तस्वीर है, तलवार चलती हुई है, क्या चलाइए? मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑन एयर ले नहीं, हम चैलेंज करने के लिए नहीं, हम तो मुल्क के अंदर में प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम चैलेंज नहीं करते। हम बांट के सुन लीजिए ना, फरोग कैसे मिला तो फेंके जा रहा है नीचे, इन नफरतों को फरोग कैसे मिला सुशांत जी? फरोग कैसे मिला? नफरतों को प्यार बांटने का है। हमें यह देखना होगा कि प्यार किस तरीके से बांटा जा रहा है, तलवारों के जरिए से, मस्जिदों के सामने जाकर के चिल्ला पुकार के जरिए से, तो मस्जिद के सामने चिल्ला पुकार होगी तो प्यार बांटने के नाम पर बंदूक चल जाएगी, पत्थर चलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं हो सकती है। इंटेलिजेंस देख रही है, कार्रवाई जरूर होगी, गलत करने वालों का अंजाम बुरा होगा। हर वो शख्स जो गलत करते हैं उसका ठिकाना उसको जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखिए नफरतें को ना बढ़ाइए सुशांत जी। और मौलाना जी मुझे एक बात बताइए, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आपने कहा हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए योगी जी, अभी रुकिए। गुजरात में जांच हुई, ठीक है, वहां निकल कर आया कि गाड़ियों में भर भर कर लोग बुलाए गए थे, पत्थर जो है वो पहले से अरेंज किया गया था, बोतलें मंगाई गई थी, पेट्रोल बम बनाया गया था, पहले से पता था कि वहां से भीड़ निकलेगी तो ये हंगामा करेंगे, तो हमें प्यार मोहब्बत बांटने के लिए पत्थर चलाना और पेट्रोल बम मारना है। पहले से ये तैयार किया गया था, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
क्या कर रही थी? देखने वाले लोग क्या कर रहे थे, एजेंसियां क्या कर रही थी? अरे भाई पहले एजेंसी से को ये तो सब कह ही कुछ रहा हो रहा था, तो हूं, एजेंसी का फेलियर तो बता ही रहा हूं। कहां कह रहा हूं कि एजेंसी महान है? आपके सामने बीजेपी वाले भाई साहब को बोला ना भी कि बीजेपी ना बोले तो अच्छा है, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि आप टीवी पर बैठकर प्यार मोहब्बत बांटने की बात करें और वहां पेट्रोल बम बनाया जाए, दोनों में मैच है। बिल्कुल खंडन करते हैं सुशांत जी, बिल्कुल ऐसी चीजों का खंडन होगा, लेकिन इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के खिलाफ नफरत आमेज बातें नहीं होनी चाहिए। तो नफरत, मौलाना मुफ्ती मंजूर, मौलाना मुफ्ती मंजूर, मेरी बात सुनिए। मैं अभी आपको 4 विजुअल दिखा दूंगा अभी के अभी, जिसमें तजिया निकल रहा है या फिर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ऐसे गाने डीजे पे बज रहे हैं। किसी ने पेट्रोल बम मारा है? कानून फिर किस लिए है? अगर पेट्रोल बम ही मारना है, आप भी मारिए पेट्रोल बम, ये भी मारे पेट्रोल बम। दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं सुशांत जी। सुशांत जी, यही नफरत हम नहीं चाहते हैं। आप हमें विजुअल दिखाएं, हम आपको विजुअल दिखाएं। नहीं, एक मिनट, हम दोनों दिखाएंगे। सर, इस फिजा को कैसे ठीक किया जाए? ना टीवी पे अच्छा बोलने से ठीक नहीं होगा सर, वहां रोकना होगा। फिजा को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे? मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आए, मुझे एक बात बताइए, सही करने की जिम्मेदारी सुशांत जी की नहीं है? मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीजेपी से बोलूं कि आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या जहांगीरपुरी के, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, जहांगीरपुरी के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब मस्जिदों की छत पर पत्थर आ रहा था, जब वहां पर बोतलें आ रही थी तो रोकने की है? क्या कर रहे हो? जिम्मेदारी नहीं, पत्थर खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनको राह रास्ते दूर करने वाले, उसको उकसाने वाले की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उकसाने वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो मोहब्बत आप टीवी पर बांट रहे हैं, वहां जहांगीरपुरी के लोगों ने, मुसलमानों ने क्यों नहीं बोला कि यहां से प्रोसेशन निकलना है, कुछ नहीं होना चाहिए? ये हमारे हिंदू भाई हैं, कुछ भी बोलेंगे आप पुलिस के पास जाएंगे। मुसलमानों को आप अपराधी ना बताइए, यही चीज हम नहीं चाहते कि सारे मुसलमानों को आप अपराधी बताएं। जहांगीरपुरी के मुसलमान बोल रहा हूं, जहांगीरपुरी के बोल रहा हूं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जो पकड़े गए, उनको बोल रहा हूं। अपराधी नहीं है, आप सारे को आतंकवादी या अपराधी ना बनाइए, बल्कि वो लोग जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरीके से मोहब्बत बांटने का काम हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा सुशांत जी, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके, और हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए मौलाना साहब, अभी 6 बजे मैं एक स्टिंग ऑपरेशन चलाने वाला हूं, दिल्ली फाइल्स। कितनी मोहब्बत जहांगीरपुरी में बांटी जा रही थी, एक एक चीज सामने आ जाएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, गुनहगारों को उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनको जेल की सलाखों की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होकर के इस तरीके की सद्दाएं लगा रहे हैं और अपनी तलवार लहरा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? बताइए, क्या वो लोग कटघरे में नहीं है? सुशांत जी, मुझे बताइए एक बात, सिंपल सी बात, आपके यहाँ मुहर्रम होता है, उसमें भी तलवारें लहराई जाती हैं, क्या कोई तलवार हाथ में उठाना, सर मेरी बात सुनिए, तलवार हाथ में उठाना किसी धार्मिक कार्यक्रम में क्या गुनाह है? तलवार चलाना, हिंसा करना गुनाह है सर। अगर वो आपके धर्म का हिस्सा है, मैं नहीं रोक सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते। सिंपल सी बात यह है सर, लॉजिक ये है कि अगर वो लोग तलवार लेकर चलाने के लिए चल रहे होते तो पत्थर खाकर हॉस्पिटल में नहीं होते ना सर। आपने कह लिया, आपकी बात मुकम्मल हो गई, हिंदुस्तान ने आपको सुन लिया। जरा मुझे भी सुन लें और आपके व्यूअर भी इस बात को सुने, और जरूर इस बात पर तवज्जो होगी कि जिस तरीके से मंदिर के सामने ले जाकर के तलवार हम नहीं चलाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर जाकर के हम उकसाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम किसी धर्म स्थल पर जाकर के तलवार नहीं दिखाते। मैं आपको अभी अवधेश जी के पास जा रहा हूं, अवधेश जी के पास जा रहा हूं, उनसे जवाब ले रहा हूं, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे वो वीडियो भेज दीजिए या अभी ऑन एयर चला दीजिए जिसमें मस्जिदों के सामने तलवार चलाई जा रही है लोगों पर। अभी दीजिए, अभी चलाता हूं। नहीं, यकीनन हर एक विजन को आपको चलाना चाहिए। हाँ भेजिए ना, मैं चलाता हूं भाई, भेजिए ना। अवधेश जी बोलिए। बिल्कुल हम भेज रहे हैं आपको। मैं तो पहले यहाँ से मुफ्ती जी आई ने इतनी देर आपने प्रश्न किए, एक शब्द नहीं निकला कि जिन लोगों ने मस्जिद की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए, कांच की बोतलें इकट्ठे किए, जिन्होंने हमले किए, वो गलत है, उनकी आलोचना तक नहीं की। ये बार बार बता रहे हैं, एक मस्जिद पर एक दाग हमले का नहीं है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से जो एक देश को आग में झोंकने का, सांप्रदायिक हिंसा कराने की जो साजिश रची गई, उसका आप मौन समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपने आलोचना नहीं की है। और आप गुजरात नहीं सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं।
मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि किसी मुसलमान के घर में एक पत्थर फेंका हुआ कोई दिखा दे, पुलिस ने कहा है। किसी मस्जिद में एक तलवार फेंका हुआ दिखा दे, किसी मुसलमान का कटा हुआ हाथ दिखा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप विजुअली नहीं आए, अवधेश जी दिखाने दीजिए, मैं भी देखूं। नहीं दिखाइए मौलाना जी, दिखाइए। नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, इनको बड़ी स्क्रीन पे लीजिए, दिखाइए मौलाना जी, दिखाइए। एक मिनट अवधेश जी रुकिए, नहीं अवधेश जी रुकिए, अभी नहीं, ये लोग बोल के निकल जाते हैं। एक मिनट दिखाने दीजिए, कोई बात नहीं, दिखाइए मौलाना मुफ्ती मंजूर जी। आई, हमने आपके बंदे को भेजा है, उनसे कहिए कि वो आपको पूरी तरीके से वो चीजें दिखाएंगे, वो सारे हिस्से दिखाएंगे जिस तरीके से बंदूक लहराया गया, जिस तरीके से वो सारी चीजें लहराई गई हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जरूर आपको दिखाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, बंदूक लहराई, मान लीजिए कि गालियां दी, मान लीजिए कि तलवार लहराई, जो भी, हाँ, मान लीजिए कि मस्जिद के दरवाजों पर, मस्जिद के मीनारों पर जाकर भगवे झंडे लहराए, मान लीजिए नहीं, ये नहीं मानूंगा जब तक वीडियो नहीं, मान लीजिए ना, ये नहीं मानूंगा। क्यों मानूंगा? मैं कह दूंगा मैं कह दूंगा ये मान लीजिए कि चाकू मार दिया, आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। जिसका विजुअल है उसको मानूंगा। मस्जिद के दरवाजों पर पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर झंडा नहीं लगाया गया। मैं पुलिस कमिश्नर को मानूंगा, भैया ये देश संविधान से चलता है। मैं मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई वीडियो दिखाएंगे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए सर, मेरा प्रश्न सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तलवार लहराई गई, बंदूक लहराई गई, मान लीजिए डीजे तेज बजा, मान लीजिए कि गाना पसंद नहीं आया, जो भी, तो पुलिस के पास जाएंगे ना सर, कि बंदूक उठा के वहीं ठोक देंगे, या पत्थर चलाने लगेंगे, या पेट्रोल बम चलाएंगे? सिंपल प्रश्न मेरा। देखिए, दो बातें अहम है। ये सुशांत जी, जिस तरीके की आप नफरत की बात कर रहे हैं, हम इसमें मोहब्बत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब हमारी मोहब्बत के जुमले को भी तो सुन लीजिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी धर्म स्थल के सामने जाकर के आप इस तरीके से नंगा नाच करें, जिस तरीके से तलवारों को जमीन पे मार रहे हैं, उसकी दीवारों पर मार रहे हैं, मस्जिद के मीनारों पर जाकर के भगवे लगा रहे हैं, या मस्जिद के मंदिर की जगह पर जाकर के कोई पत्थर मार रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे वीडियो दिखाइए तलवार मारने की। हम चाहते हैं मुल्क के अंदर में आप वीडियो दिखाइए, तब मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रोहित चहल, क्या कोई ऐसा वीडियो आपके नजर में आया है जिसमें मस्जिद पर तलवारें मारी जा रही हो? मुझे नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है मौलाना जी जो यहाँ पर बैठे हैं, मौलाना जी का और इनके साथ का यही फसाना है कि पहले देश भी जलाना है, पहले शहर भी जलाना है, पहले बस्ती भी जलानी है, और उसके बाद मातम भी बनाना है। पहले जिस प्रकार से इनके भाइयों ने, जिस प्रकार से हमने देखा, पूरा दंगाइयों ने, आतंकियों ने जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से पूरी सुनियोजित साजिश के तहत इबादत का स्थान है मस्जिद, उस मस्जिद के ऊपर पत्थर क्या कर रहे थे मौलाना जी? कहां से मस्जिद के ऊपर पत्थर पहुंचे? वो पत्थर कहां से आए? और ये वीडियो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मस्जिद के ऊपर से, और आज भी फोरेंसिक की टीम मस्जिद पे गई है। ये वीडियो वही का जहांगीरपुरी का, मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारे गए, और फोरेंसिक की टीम भी मस्जिद के ऊपर गई है जहां से पथराव किया जा रहा था। आज जो शूटर है, जो वहां पर शूटिंग जिसने गोली चला रहा था, जो व्यक्ति, आज उसके घर पे गए तो भी वहां पे पथराव होता है। क्या आपके धर्म के अंदर, हमें पता है शैतान को पत्थर मारने का आपके यहाँ रिवाज है, लेकिन क्या ये हिंदू धर्म के जो गैर मजहबी है वो सब सभी शैतान है? आप पत्थर मारेंगे, यही आपका आपके अंदर दिखाया जाता है। और आप जो बात करते हैं धर्म की, जहांगीरपुरी की बात नहीं है। एक मिनट मौलाना जी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुशांत जी। रोहित चहल, चाहे आज स्वीडन की बात हो, नहीं रुकिए, स्वीडन की बात हो, स्वीडन में भी यही हो रहा है, आज इजराइल में भी यही हो रहा है, रशिया में भी यही हो रहा है। एक मिनट मौलाना साहब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। यही हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है। ये एक पूरा पैटर्न है सुशांत जी। जहां जहां इनका गैर मजहबी, जो इनको इस्लाम को नहीं मानता जो व्यक्ति होता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है। किस प्रकार से कल इजराइल में होता है। रोहित चहल जी, मेरे पास भी एक पैटर्न है, सुनना चाहेंगे? रोहित चहल जी, मेरे पास भी एक पैटर्न है, सुनना चाहेंगे? वो पैटर्न कहता है कि बंगाल में पहले हिंदुओं से वोट मांगो और उसके बाद वहां से कट लो उनको मरने के लिए अकेला छोड़कर, और आपके उस वक्त के बाबू सुप्रियो कहें कि हमारी गाड़ी पर हमला हो जाएगा, बाहर कैसे निकलें। मेरे पास भी एक पैटर्न है जो कहता है कि आप 2014 से 2022 हो गया, दिल्ली के अंदर सरकार में है, आप बांग्लादेशी मुसलमानों को और रोहिंग्यास को नहीं निकाल पाए। ये आपका पैटर्न है। अब मेरा पैटर्न ये कहता है कि दिल्ली दंगों में आप हिंदुओं को नहीं बचा पाए, आप आम नागरिक को नहीं बचा पाए, और आपने इस्तेमाल किया उनका। आपका पैटर्न है, आप हर जगह विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ते हैं और फिर कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, इनको लाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, लोगों को डराते हैं। ये पैटर्न है बीजेपी का। बंगाल के लिए, चाहे केरला के लिए बलिदान देना पड़ा तो देंगे, ये समझ
लीजिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी शीर्ष ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। शीर्ष नेतृत्व चिट्ठी खेल रहा है आपका, चिट्ठी खेल रहा है आपका शीर्ष नेतृत्व। अगली बार किसी के ऊपर पत्थर चले तो आपके शीर्ष नेतृत्व की चिट्ठी दिखाएंगे उनको कि देखिए जेपी नड्डा जी ने लिखी है चिट्ठी, हमें कोई पत्थर नहीं लग सकता, इस चिट्ठी के सामने हम बच गए। सुशांत जी जो चिट्ठी लिखी है ना, वो आईना दिखाने के लिए विपक्ष को, बस आप आईना ही दिखाइए, आप आईना ही दिखाइए। पूरे भी, चाहे वो नेहरू जी के, चाहे इंदिरा जी के, नेहरू इंदिरा में फंसे रहिए, अब नेहरू और इंदिरा जी को लेकर आए यहाँ रोकने के लिए। साधु संतों के ऊपर असगर अली, इंदिरा जी के द्वारा असगर अली, शिक्षकों का नरसंहार दिल्ली के अंदर किया गया, जिस तरीके असगर अली, मैंने असगर अली जी मुझे ये बताइए, देखिए तो ये अपने आप में बताता है। और रही बात दिल्ली के दंगों की, तो सुशांत जी देखिए, आपको सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछना पड़ेगा, ये इनकी बात खत्म नहीं हमें होगी। सबसे पूछना पड़ेगा सर, बीजेपी छोड़कर सबसे सवाल पूछना करिए। पड़ेगा। बीजेपी अपने आप से पहले प्रश्न पूछ ले। जो मेन एक्यूज है, आपने आम आदमी पार्टी से भी तो सवाल करना चाहिए ना। मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मुखर्जी नगर झंडेवालान के आयोजकों पर एफआईआर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शोभा यात्रा के लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर कार्रवाई हुई है। अब मुझे यह बताइए अवधेश जी, बिना अनुमति के यात्रा निकली, एक तो मेरा प्रश्न यह है बिना अनुमति के निकल कैसे गई, और अब क्या तराजू बैलेंस करने के लिए ये लोग जो हैं एफआईआर कर रहे हैं कि देखो हम जो है हिंदुओं पर और वीएचपी पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सवाल यह है कि अगर बिना अनुमति के निकली है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो अनुमति से निकली थी उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हुई? मैं तो बार बार सवाल उठा रहा हूं। बिना, देखिए छोटे छोटे सुशांत जी, हम लोग भी रहे हैं, छात्र के जीवन में जुलूस निकाले हैं, छोटे छोटे जुलूस में कई बार भूल जाते हैं अनुमति लेना, ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली जब हम बड़े प्रोसेशन निकालते हैं, जब धार्मिक बड़ा होता है, तो उसमें हम अनुमति लेते हैं। अब अनुमति नहीं लिया है तो उस पर ठीक है, असगर अली बोलिए, असगर अली बोलना चाह रहा है। ये अरे आप सुनिए, ये तो आप तो कहेंगे जो आपके मुंह में आ रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, जो आपको कहना है वो आप कहेंगे। एक ये बताइए, ये छोटा प्रोसेशन नहीं था, ये आपकी प्लानिंग का एक बड़ा प्रोसेशन था जिसमें पूरी तैयारी से आप थे। एक उसको बैलेंस करने के लिए ये तो अब उन्होंने एक एफआईआर की, इससे पहले बार बार ये सवाल उठा था, 14 लोगों को गिरफ्तार किया, 14 के 14 मुसलमान हैं, बाद में फिर वो 20 लोग हो गए, 20 के 20 मुसलमान हैं। जो पत्थर रखने की बात आप कहते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर कोई पत्थर नहीं था। आप झूठ बोलने की, आपके चैनल को, इस डिबेट को पूरी दुनिया देखती है, मिसगाइड करने की कोशिश मत करिए। मिसगाइड हो रहा है, वीडियो है पत्थर चलाते हुए, वीडियो है बंदूक चलाते हुए, वीडियो है बंदूक चलाते हुए, दुनिया देखती है और प्यार के मैसेज दिए। बंदूक ले जाते हुए, बंदूक लड़ाते हुए, बंदूक लड़ाना किस प्रोसेशन का हिस्सा है? कौन सा कानून उसे? अरे बंदूक चला रहा है सोनू चिकना, अरेस्ट हुआ है, उसकी तस्वीर है, पत्थर चल रहे हैं, उसकी तस्वीर है। प्रोसेशन के लोग बंदूक ले रहे हैं, किसी प्रोसेशन का हिस्सा हो सकता है? किस शोभा यात्रा का ये हिस्सा है कि बंदूक ले जाए? रामनवमी का या किसी भी शोभा यात्रा का या किसी भी हनुमान जयंती का क्या ये हिस्सा हो सकता है कि वहाँ पे? नहीं, आप थोड़ी बताएंगे हिंदुओं के लिए क्या हिस्सा होगा। असगर अली, असगर अली, आप थोड़ी बताएंगे हिंदुओं के प्रोसेशन का क्या हिस्सा हो सकता है और नहीं हो सकता है। आपको हिंदुइज्म नहीं पता है तो मत बोलिए। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं आप नमाज कैसे पढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपके मुहर्रम में क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं बकरीद में और ईद में क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये गलत काम मत कीजिए, ये गलत काम मत कीजिए असगर अली, बड़ा फेल्योर है। आप मत बताइए, अलावा कुछ नहीं है। असगर अली मुझे ये बताइए, कोई मस्जिद पे पत्थर थे ना, अवधेश जी एक मिनट, असगर अली, असगर अली जी मुझे ये बताइए, असगर अली आप पेशे से वकील हैं, आपके पास कोई आता है कि मुझे किसी ने गलत तरीके से कुछ बोल दिया या मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या तुम जाके पुलिस में एफआईआर करो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, या उसको बोलते हैं तुम पेट्रोल बम मार दो उसको जाके? पुलिस, हाँ तो नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म करने का ये मौका तो देना। और हम तो वो लोग हैं जो पिटेंगे भी
और एफआईआर भी हमारे खिलाफ कहां होगी, पीट रहे हैं सर? दिखाइए ना, केस भी कहां हमारे पीट खिलाफ रहे हैं? वीडियो चलेगा, दिखाइए, जेल भी हम कहां खाएंगे, पीट रहे हैं? मार भी हम कितना खाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलिएगा मार खाई सर? वहाँ। बंदूक चला रहे हैं, पुलिस वाले को गोली लग गई। जहांगीरपुरी के असली विजुअल भी दिखाइए आप। अरे आप दिखाइए ना, मैं तो कह रहा हूं, आपको स्क्रीन पे काट रखा है, आप दिखाइए असली विजुअल, असली विजुअल दिखाइए ना भाई। देखिए हम आपके पास भेजते हैं, भेजिए। हम आपके नहीं पास भेजिए क्यों, अभी लाइव दिखाइए, भेजेंगे और फिर मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं चलाए, आप लाइव दिखाइए, आप लाइव दिखाइए, भेजा भेजी छोड़िए, यही दिखाइए। किस मस्जिद पे पत्थर इकट्ठे थे? पत्थर सप्लाई करने वालों का भी ये बायस इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसका नतीजा क्या होगा? मतलब पत्थर हिंदुओं ने जाके दे दिए कि भाई वहां से निकलेगी तो तुम चला देना हम पर। उस फसाद में मारने वाले और मरने, फसाद में सिर्फ एक ही लोग मौजूद थे क्या? सिर्फ मुसलमान थे? हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं थे? मैं इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा हूं, कोई इन्वेस्टिगेशन बायस नहीं होना चाहिए, कोई कार्रवाई बायस ना होना चाहिए। किसी मस्जिद के ऊपर कोई पत्थर नहीं थे। अगर आपके पास विजुअल है उसका तो दिखाइए, किस मस्जिद के ऊपर पत्थर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्जिद के ऊपर पत्थर नहीं, मस्जिद पर से पत्थर चले, ये पुलिस अपनी जांच में कह रही है, पुलिस अपनी जांच में कह रही है कि मस्जिद पर से भी पत्थर चले। 6:30 बजे रोजा खोलने का वक्त होता है, उस वक्त बोल पा रहे हैं ना, जो इस्लाम जैसे आज बांग्लादेश में, हिंदुस्तान कर ही नहीं सकता, अपने घर से बाहर भी नहीं निकलेगा। तो जबरदस्ती अगर आप शोर करके, शोर मचा के जबरदस्ती उनको बाहर निकालो, जबरदस्ती मस्जिद पर पथराव करो, जबरदस्ती मस्जिद के सामने नारे लगाओ, या जबरदस्ती मस्जिद के ऊपर झंडा लहराओ, या कट्टे दिखाओ, या फायरिंग करो, तो कोई निकल के उसको कह सकता है। अगर आप लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करते, ये तो पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई प्रोसेशन दे रहा है, इसलिए पुलिस कह रही है कि प्रोसेशन की, इसलिए पुलिस कह रही है कि प्रोसेशन की परमिशन नहीं थी। ये बात पुलिस के अपने ऊपर भी आ रही है कि अगर प्रोसेशन दे रहा था, अगर परमिशन थी तो प्रोसेशन। योगी देवनाथ जी, योगी देवनाथ जी, एक मिनट, असगर अली रुक जाइए। योगी देवनाथ जी, क्यों नहीं रोका? क्या ये जो असगर अली कह रहे हैं कि भाई वहां तलवारें लहराई गई जानबूझकर, बंदूक लहराई गई जानबूझकर, और ये नहीं होना चाहिए किसी प्रोसेशन में? देखिए सुशांत भाई, पहले ही मैंने बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ, हिंदू समाज की कोई भी शोभा यात्रा होती है, तलवार है, भाला है, त्रिशूल है, ये हमारी देवी देवताओं का शोभा यात्रा वो है। चाहे आप कुंभ मेले में देखते हो तो साधु समाज स्नान करती हो तब भी होता है। ये तो इनकी बहानेबाजी है, लेकिन इनका जो प्लान है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, आप देखेंगे हर जगह ये पत्थरबाजी हो रही है। पहले तो कश्मीर में होती है, अब कश्मीर से निकल के। और योगी जी, मैं आपसे एक सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक सेकंड। असगर अली, मेरा एक प्रश्न सुनेंगे आप, क्योंकि आप नॉनस्टॉप बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि प्रोसेशन में तलवार जो है वो हिस्सा है या नहीं है, ठीक है? प्रोसेशन चल रही थी, उसमें तलवार लोग लेकर आए थे, ये तो दिख गया। घरों में तलवार रखना क्या कॉमन है? 2 मिनट में वहां मूड के हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो जो तलवार दूसरी तरफ से आई वो कहां से आई? प्रोसेशन वाली तो प्रोसेशन की थी, मुसलमानों की तलवारें कहां से आई? आपके कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है, आप वो भी मुसलमानों की नहीं थी, आप देखिए उनको। अच्छा, वो हिंदुओं से उन्होंने किराए पे ली थी कि थोड़ी देर मुझे भी लहराने दो, जो लहरा रहे तलवारें। और आप देखिए प्रोसेशन में जो कट्टे लहरा रहे हैं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, आपकी बात मान ली कि वो तैयारी से आए थे, दूसरी तरफ कहां से आया वो तो बताइए। आप अपने घर में तलवार और बंदूक रखते हैं क्या? अगर दूसरी तरफ, अगर आप किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी ने डंडा उठा लिया। अरे तलवार दिखा रहा हूं सर, कोई डंडा नहीं है, तलवार है। आपके घर में तलवार है, निकाल के दिखाइए। आप घर से लाइव है ना, आप घर से लाइव है ना, आप घर से लाइव है ना, तलवार और बंदूक निकाल के दिखाइए मुझे, है रखा हुआ? उसको आप जेल में भर दोगे, जो गोली चलाएगा। अरे जबरदस्ती डिफेंड मत कीजिए भाई, इस मुल्क में जबरदस्ती डिफेंड मत। वो अपनी शोभा यात्रा में तलवार लेके ना निकले, लोग अपने घरों में तलवार रखे और बंदूक ला रहे हैं। यहाँ बैठ के झूठ बोलते हैं। अब बोलिए योगी जी, मस्जिद की छतों पे पत्थर भरे। अब बोलिए योगी जी, भाई क्या है पकड़ लिया ऑडियो एक इनका जो मिशन है गजवा हिंद का, ये रहते तो भारत में, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत के प्रति कितने वफादार है हम सब लोग देख रहे हैं। इनका जो गजवा हिंद का जो है, ये बस इसी उसके ऊपर चलते हैं। 2 टीवी पे बैठते हैं, 2 वकालत करते हैं, पीछे इनकी पूरी की पूरी टीम। मैं
हिंदू समाज का आचार्य हूं, मैं संत हूं, मेरा कार्य क्या होता है, मेरी समाज को सत्य रास्ते पे ले जाना, या कोई समाज को गलत जा रहा उसको सही रास्ते पे ले जाना। इनके धर्म गुरुओं ने कभी आके उसकी निंदा की क्या? अगर मौन है तो समझे वो समर्थक है, आपका मौन आपका समर्थक है, ये समर्थक है। पीछे से बैठ के ये ऐसी बातें करते टीवी में कुछ और करेंगे, वकील कुछ खड़े कर देंगे, और इनका पूरा का पूरा एक तैयारी रहती है कि हमें ये क्या क्या करना है, कैसे करना है। इनके पेट में कई सारे दर्द है, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, और हिंदुओं के ऊपर हमें राज करना है, हमें हिंदुओं के अंदर ऐसा ऐसा करना है। ये मतलब इनकी सब रणनीति का एक भाग है, और ये जो अभी घटनाएं जो घट रही है ये रणनीति का एक पार्ट है, आप ये समझे। बिल्कुल ठीक है। मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के उनको बदनाम कर रहे हैं। वो बहुत ही जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे गृह मंत्री भी बहुत जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने मुल्क को, वातावरण को सही करने की जरूर कोशिश की होगी, लेकिन ये बताएं जरा सा कि वो कट्टा लेकर के, वो बंदूक लेकर के शोभा यात्रा के दरमियान में कट्टे लेकर के उन कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? योगी जी जरा ये भी बता दे। तलवार लहरा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तलवार लहरा के जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन कट्टे लेकर के जाना, बंदूकें तहराना, और उसके बाद उस कट्टे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होना, क्या यही हम सूफियों का, हम धर्म गुरुओं का यही काम है कि हम यही बताएं उन लोगों को, तुम तलवार लेकर के जाओ, तुम बंदूक लेकर जाओ, तुम गोलियां लेकर के जाओ? क्या हम गोलियां, बंदूक और कट्टे बाहर ले जाने की इजाजत देंगे? नहीं। देखिए, आपने बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर को बदनाम ना कीजिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते इस किस्म का कोई काम, गृह मंत्री इस किस्म का कोई काम नहीं चाहते, लेकिन आपने उनकी सरकार को बदनाम करने का जो ठेका ले रखा है, तो प्लीज सरकार को बदनाम ना कीजिए और सरकार के खिलाफ ना बोलिए, क्योंकि सरकार ने ये काम करने की इजाजत आपको नहीं दी है, बल्कि आप अपने तरीके से मुल्क को और सरकार को बदनाम करते हैं। तो प्लीज आप सरकार को और मुल्क को बदनाम न कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को बदनाम न कीजिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की इज्जत और आबरू का ख्याल रखिए। वो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें तो बिल्कुल बदनाम न कीजिए। लेकिन आपको इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि जिंदगी के शोबे में धर्मगुरुओं का यह काम नहीं है, कट्टा ले जाओ, तलवार लेकर जाओ, भाले लेकर के जाओ। मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मौलाना साहब, आपकी बातें सुन के मुझे ना वो बचपन के दिन याद आ गए कि जब इंजेक्शन लेने जाता था तो डॉक्टर जो है वो पहले बहुत प्यार प्यार से मीठी मीठी बातें करता था, और उसके बाद जैसे ही आप उसकी मीठी बातों में आ जाएं वो भग से इंजेक्शन मार देता था और आप चिल्लाते थे। वैसे ही आप बहुत प्यार से मीठी मीठी मोहब्बत बांटने की बातें करते हैं, और आप ये भी बताते हैं कि प्रोसेशन में प्यार भी आपको उसमें नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका भग से इंजेक्शन कहां भुकाता है। आप ये कहते हैं कि प्रोसेशन में तलवार और बंदूक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सब बताते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि जहांगीरपुरी के घरों से तलवारें कैसे निकली। निंदा करता हूं, सख्ती के साथ निंदा करता हूं, कार्रवाई की अपील भी करता हूं, एक मिनट, और जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ, वो कट्टा लहराने के वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तलवार निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क का वातावरण खराब कर रहे हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश जी, आपके चैनल से जो जहांगीरपुरी के घरों से तलवारें निकले उसकी निंदा होनी चाहिए, और जो प्रोसेशन में तलवार है, जो उस प्रोसेशन का हिस्सा है, उस पर FIR होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है मौलाना साहब का तराजू बराबर है? सुशांत जी, मौलाना ज़ियाई हमारे पुराने पार्टनर हैं, डिबेट के वर्षों से हम साथ बैठ रहे हैं। मैं इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अचानक जो अभी मोहब्बत जागा है, उस मोहब्बत को देख के मैं तंग हूँ। आप सोचिए ना कितना बड़ा मोहब्बत है इनका। आप जुलूस में चल रहे हैं। अरे भाई सुनो मौलाना ज़ियाई, सुनिए, उस जुलूस में बहुत सारे लोग उपवास किए होते हैं दिन भर हनुमान जी के नाम पर, आपको पता नहीं है, बहुत भक्त लोग होते हैं, महिलाएं, बच्चे। हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, वो हिंसा के लिए नहीं था, वो दिखाने के लिए। उस पर FIR नहीं हो सकता है। सुनिए ना पूरी बात, अरे पूरी बात सुनिए। आप अपने समाज को बचाइए। अगर ये दंगाई, ये मजहबी जुनूनी इसी ढंग से हमले करते रहे तो आपको भी काट डालेंगे। आप इसको इराक, सीरिया, लीबिया मत बनाइए भारत को। ये सारे पूरे दिल्ली तो इसका एक अंग था, पूरे भारत में योजनाबद्ध तरीके से तो कुछ करने की कोशिश की गई है। मौलाना ज़ियाई आप अभी ले उड़ेंगे। उनके खिलाफ भी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर दाग न लगाइए, हमारे मुल्क के लोगों को दुनिया में रोशन कीजिए, हमारे मुल्क का नाम बढ़ाइए। इस तरीके के छोटे छोटे काम करके हमारे मुल्क का नाम खराब ना कीजिए। शोभा यात्रा ना निकाले, हम हनुमान जी की जयंती ना मनाएं, हम शोभा यात्रा हम शरबत लिए खड़े रहेंगे वहां पर। अवधेश कुमार साहब, हम शरबत लिए खड़े रहेंगे।
आपके लिए हम इज्जत और सम्मान के साथ फूल हार लेकर खड़े रहेंगे, लेकिन कट्टा लेकर के प्लीज नहीं, तलवार लेकर के आप जरूर आइए। अच्छा मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आए, मौलाना साहब मैं भी शरबत, हम लोग भी शरबत लेकर खड़े रहेंगे, आप 5 बजे अजान मत बजाइए। हम भी शरबत लेके खड़े रहेंगे, आप सड़क छेक के नमाज मत पढ़िए, हम भी शरबत लेके खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सुशांत जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, हम उसकी मुखालफत हम खुद करते हैं। हमारी शरीयत में लिखा है कि शरीयत पर नमाज ना पढ़ो, हम रोड पर नमाज पढ़ने की ममानियत करते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ हो हमारी वजह से, और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इबादत किसी को तकलीफ पहुंचा करके की जाए, ये एक अलग मसला है। लेकिन तलवार लेकर, कट्टे लेकर, भाले लेकर, फरसे लेकर के मस्जिदों के सामने जाकर के उसके ऊपर में झंडे लगाना, ये भी अच्छा नहीं लगता साहब। रोहित चहल साहब मुझे ये बताइए, रोहित चहल साहब अब ईमानदारी से बताइए, क्या ये चीजें इस देश में रुकेंगी या फिर होंगी और आप लोग फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ये बताने के लिए कि देखिए हम ही जो हैं वो सबसे ईमानदार और ठीक है, बाकी सब करप्ट है और बाकियों ने देश बर्बाद कर रखा है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो हम इसको, आप कह रहे हैं जिस तरीके इस्तेमाल करेंगे, इस रब्त को ठीक कर लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे केरला से लेके पश्चिम बंगाल से लेके और कश्मीर तक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने बलिदान दिया है भारत के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत माता के।